सोचो, रात का टाइम है। आप एक अननोन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। सब कुछ नया है, थोड़ा एक्साइटिंग, थोड़ा रिस्की। तभी आपकी मुलाकात होती है एक आदमी से। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली। वो आपकी हेल्प करता है, आपको गाइड करता है, आपको सेफ फील कराता है। कल्पना करिए, एक खूबसूरत होटल का लॉबी, बैंकॉक, 1975। रात के 10 बज रहे हैं। एक नौजवान लड़की अकेली अपना सामान लेकर रिसेप्शन पर खड़ी है। वो थकी हुई है, थोड़ी डरी हुई भी, क्योंकि ये उसका पहला एशिया ट्रिप है। तभी उसके पास एक आदमी आता है, सुंदर, शांत, आत्मविश्वास से भरा। वो मुस्कुराता है और कहता है, आपको मदद चाहिए? मैं यहाँ का हूँ, सब जानता हूँ। उस लड़की को क्या पता था कि जिस आदमी पर वो अभी भरोसा करने वाली थी, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच है। और इस सच के किरदार का नाम है चार्ल्स गुरमुख सोभराज। दुनिया ने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे हैं। कुछ डरावने थे, कुछ हिंसक, कुछ पागल। लेकिन चार्ल्स सोभराज उन सब से अलग था। वो ना पागल था, ना बेकाबू। वो था ठंडा, कैलकुलेटेड और इतना चालाक कि उसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि कोई उसे डेंजरस मानता ही नहीं था। उसे देखकर लोग कहते, ये आदमी, ये तो बहुत जेंटल है। और यही उसकी सबसे खतरनाक बात थी। 1970s का एशिया, जिसे कहते थे हिपी ट्रेल। यूरोप और अमेरिका के हजारों नौजवान बैकपैक उठाकर निकलते थे इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, अफगानिस्तान। फ्रीडम ढूंढते थे, एडवेंचर ढूंढते थे। लेकिन कुछ लोगों को उस रास्ते पर मिला मौत। और उस मौत के पीछे था एक आदमी जो खुद को उनका दोस्त, गाइड, प्रोटेक्टर बताता था। चार्ल्स सोभराज का जन्म हुआ था 1944 में, साइगॉन में, जो आज का वियतनाम है। उसके पिता थे एक इंडियन बिजनेसमैन और मां थी एक वियतनामी महिला। लेकिन उसके पिता ने उसे कभी अपनाया नहीं। वो बच्चा जो था, वो हमेशा दो दुनियाओं के बीच झूलता रहा। न पूरी तरह इंडियन, न पूरी तरह वियतनामी। न पिता का प्यार, न कोई ठोस पहचान। उसकी मां ने बाद में एक फ्रेंच सोल्जर से शादी की और चार्ल्स को फ्रांस ले जाया गया। वहां भी वो आउटसाइडर था, एक एशियन लड़का, एक यूरोपियन देश में, जो उसे अपना नहीं मानता था। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, बचपन का रिजेक्शन एक बच्चे के दिल में ऐसा जख्म छोड़ता है जो बड़े होने पर बहुत अजीब तरीकों से बाहर आता है। कुछ लोग उस दर्द को रोते हुए छुपाते हैं, कुछ लोग उसे क्रोध में बदल देते हैं, और कुछ, बहुत कम लेकिन बहुत खतरनाक लोग, उस दर्द को पावर में बदल देते हैं। चार्ल्स उस तीसरी कैटेगरी का था। फ्रांस में जब वो टीनेजर था, तभी से उसने चोरी शुरू कर दी। छोटी छोटी चोरियां, लेकिन हर बार पकड़ा जाता, हर बार जेल जाता और हर बार और ज्यादा चालाक होकर बाहर आता। जेल उसे डराती नहीं थी, वो उसे एक स्कूल की तरह था, जहां वो हर बार कुछ नया सीखता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसने सीखी, वो था लोगों को पढ़ना, उनकी कमजोरियां समझना, उनके डर को पहचानना और फिर उसी कमजोरी का फायदा उठाना। जब वो 20s में था, तब उसने एक बड़ी बात नोटिस की। वो हैंडसम था, वो चार्मिंग था, और जब वो किसी से बात करता था तो वो इंसान फील करता था जैसे दुनिया में सिर्फ वही दो हैं। ये एक गिफ्ट था, लेकिन एक बहुत डार्क गिफ्ट। उसने इसे वेपन बना लिया। 1970s में जब वो एशिया पहुंचा तो वो अकेला नहीं था। उसके साथ थी उसकी गर्लफ्रेंड मरी ऑन्द्रे लक्लैक, एक कनेडियन वुमन जो उससे बेइंतहा प्यार करती थी, और यही प्यार उसे ब्लाइंड फोल्डेड रखता था। वो चार्ल्स की हर बात मानती थी, हर झूठ को सच मानती थी, हर गलत काम में उसका साथ देती थी। बैंकॉक में उन्होंने एक अजीब तरह की दुनिया बनाई। वो एक लग्जूरियस अपार्टमेंट में रहते थे। वो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते, खासकर वो यंग बैकपैकर्स जो अकेले थे, जो नए थे, जो थोड़े कंफ्यूज्ड थे। चार्ल्स उनसे मिलता, पहले हेल्प करता। मैं तुम्हारे लिए होटल बुक करवा दूंगा, यहाँ का खाना मत खाओ, मैं बेटर जगह जानता हूँ। तुम्हें वीजा चाहिए, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। और धीरे धीरे वो लोग उसके जाल में आ जाते। अब यहाँ एक पॉज लीजिए और सोचिए, अगर आप एक अनजान देश में अकेले हों, थके हों, थोड़े डरे हों, और कोई इतना हेल्पफुल आदमी मिले, क्या आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते? बिल्कुल करते। और यही था चार्ल्स का प्लान। विक्टिम्स का एक पैटर्न था। वो मोस्टली यंग था, 20 से 30 साल के बीच, यूरोपियन या अमेरिकन,
बैकपैकर्स जो फाइंड देमसेल्व्स करने एशिया आए थे, जिनके घर वाले शायद हफ्तों बाद भी उन्हें खोजते नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था वो घूम रहे हैं। और इसी गैप का, इसी साइलेंस का चार्ल्स ने फायदा उठाया। उसका तरीका था साइकोलॉजिकल ट्रैप। वो पहले फ्रेंडशिप बनाता, फिर डिपेंडेंसी, फिर कंट्रोल। विक्टिम्स को पता भी नहीं चलता था कि कब वो उसके इन्फ्लुएंस में आ गए। वो उन्हें खिलाता पिलाता, रहने की जगह देता और उनके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स सेफ रखने के बहाने अपने पास ले लेता। एक बार डॉक्यूमेंट्स गए तो विक्टिम फंस गया। विदेश में बिना डॉक्यूमेंट्स के एक अजनबी देश में तुम कहां जाओगे? जो लोग उसके करीब आए उनमें से कई की स्टोरीज अधूरी रह गईं। टेरेसा नोल्टन, जेनी बॉलिवर, लॉरेंट कैरियर, कॉनी जो ब्रॉन्जिक, ये नाम है असली इंसानों के नाम जो एक दिन घर से निकले और वापस नहीं आए। उनके घरवालों ने सालों तक इंतजार किया। कुछ को आज भी पूरी सच्चाई नहीं पता। टेरेसा नोल्टन, एक अमेरिकन गर्ल, 21 साल की उम्र। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो एशिया में पीस ढूंढने आई है। वो बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड थी। वो दुनिया को लव से देखना चाहती थी। अक्टूबर 1975 में उसका बॉडी थाईलैंड के एक बीच पर मिला, बिकिनी में। पुलिस ने केस क्लोज किया, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। लेकिन ये एक्सीडेंटल नहीं था। चार्ल्स को द बिकिनी किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके कई विक्टिम्स इसी तरह पाए गए, बीचेस पर, किनारे पर, जैसे कोई टूरिस्ट बस थक गया हो। लेकिन ये थकान नेचुरल नहीं थी। 1975 और 1976 ये 2 साल थे जब चार्ल्स सोभराज का काम सबसे तेज था। थाईलैंड, नेपाल, इंडिया, हर जगह उसके निशान, हर जगह अधूरी कहानियां। पुलिस कंफ्यूज थी क्योंकि बॉडीज अलग अलग देशों में मिलती थीं। कोई पैटर्न नहीं दिखता था, और जो पैटर्न था वो इतना सटल था कि नजर ही नहीं आता था। इस बीच चार्ल्स बैंकॉक के लग्जरी रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहा था, एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहन रहा था, न्यू विक्टिम्स को चार्म कर रहा था। उसे कोई डर नहीं था। उसे लगता था वो अनटचेबल है, वो इतना स्मार्ट है कि कोई उसे कैच नहीं कर सकता। और सच कहें तो एक लंबे वक्त तक वो था भी। लेकिन फिर 1976 में काठमांडू, नेपाल में कुछ हुआ जो चार्ल्स के लिए टर्निंग पॉइंट बना। यहां एक डच कपल थे, हेनरिकस बिंतांजा और कॉर्नेलिया हेमकर, दोनों यंग, एजुकेटेड, आइडियलिस्टिक, नेपाल की खूबसूरती देखने आए थे। और चार्ल्स ने उन्हें भी वही ऑफर किया, फ्रेंडशिप, हेल्प, हॉस्पिटैलिटी। लेकिन इस बार एक वेस्टर्न डिप्लोमैट की नजर चार्ल्स पर थी, हर्मन क्निपेनबर्ग, डच एम्बेसी में एक ऑफिसर। उसने नोटिस किया कि कुछ डच नेशनल्स जो थाईलैंड आए थे वो वापस नहीं गए, और उनका आखिरी नोन कॉन्टैक्ट था एक इंडियन वियतनामी आदमी जो खुद को बिजनेसमैन कहता था। क्निपेनबर्ग ने फाइल्स खोली, डॉट्स कनेक्ट करने शुरू किए, और धीरे धीरे एक तस्वीर बनने लगी, एक डरावनी तस्वीर। लेकिन चार्ल्स को अभी तक पकड़ा नहीं गया था, और ये आदमी खुद को पकड़वाने के लिए तैयार नहीं था। 1976 के अंत में वो इंडिया आया, दिल्ली। यहां भी उसने वही गेम खेला, नए लोगों से मिला, नया नेटवर्क बनाया। और फिर 1976 में एक ऐसी घटना हुई जो इतनी बिजार थी कि बिलीव करना मुश्किल है। दिल्ली में एक टूरिस्ट ग्रुप था, फ्रेंच स्टूडेंट्स का ग्रुप, जो एक टूर पर था। चार्ल्स ने उन्हें फूड दिया जिसमें कुछ था, कुछ ऐसा जिससे वो सब बीमार हो गए। वो शायद इन्हें कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन इस बार कैलकुलेशन गलत हो गई। स्टूडेंट्स इतने बीमार हुए कि अस्पताल जाना पड़ा, हड़कंप मच गया। और यही गलती इस जीनियस ऑफ क्राइम की उसके पतन की शुरुआत बनी। दिल्ली पुलिस ने चार्ल्स को अरेस्ट किया, और जब उसकी फाइल्स खुली तो एक के बाद एक देश के पुलिस डिपार्टमेंट्स की आंखें फटी रह गईं। थाईलैंड में इसके खिलाफ वारंट था, नेपाल में केस था, फ्रांस में पुराने क्राइम्स थे। लेकिन चार्ल्स ने जेल में भी अपना चार्म बंद नहीं किया। तिहाड़ जेल में उसने गार्ड्स को इतना इंप्रेस किया कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी। उसने वहां भी एक नया गेम शुरू किया, अपनी इंडिया सेंटेंस लंबी करवाने का, क्योंकि उसे पता था अगर वो इंडिया में रहा
तो थाईलैंड उसे एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकता और थाईलैंड में उसकी सजा बहुत बड़ी थी। तो उसने जानबूझकर एक जेलर को ड्रग दिया, पकड़ाया और अपनी सजा और लंबी करवा ली। ये सुनकर आपको हंसी भी आएगी और रोंगटे भी खड़े होंगे कि ये आदमी जेल को भी अपने हिसाब से यूज कर रहा था। 1997 में जब इंडिया की सेंटेंस खत्म हुई, तब तक थाईलैंड में केस की लिमिटेशन पीरियड भी खत्म हो चुकी थी। चार्ल्स टेक्निकली फ्री था। वो फ्रांस गया और वहां, बिलीव इट और नॉट, वो एक सेलिब्रिटी बन गया। मैगजीन्स उसके इंटरव्यूज चाहते थे, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स उसके पास जाते थे। उसने अपनी स्टोरी के राइट्स बेचे, एक फ्रेंच वुमन से शादी की। दुनिया ने उसे एक फैसिनेटिंग विलन की तरह देखा और चार्ल्स वो एंजॉय कर रहा था। उसे लगा गेम खत्म हो गया, वो जीत गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 2003 नेपाल। चार्ल्स सोबराज 58 साल की उम्र में वापस काठमांडू गया। क्यों? शायद ईगो था, शायद उसे लगा वो अनटचेबल है, शायद उसे थ्रिल चाहिए था। एक कसीनो में वो बैठा था और नेपाल पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। नेपाल में 1975 में जो क्राइम्स हुए थे, उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी और नेपाली कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस बार कोई लूप होल नहीं था, इस बार कोई गेम नहीं था। काठमांडू की काठमांडू सेंट्रल जेल में चार्ल्स सोबराज ने अगले करीब 19 साल बिताए और यहां भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। 2008 में उसने एक फ्रेंच जर्नलिस्ट निहिता बिस्वास से जेल के अंदर ही शादी की। वो 44 साल उससे छोटी थी। उसके लॉयर थे बिस्वास के रिश्तेदार और चार्ल्स एक बार फिर किसी को अपनी दुनिया में खींच चुका था। क्या यह प्यार था या एक और मैनिपुलेशन? उन्हें जानने वालों ने कहा यह इम्पॉसिबल है कि चार्ल्स सोबराज कुछ भी बिना कैलकुलेशन के करे। दिसंबर 2022 नेपाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। चार्ल्स सोबराज अब एज के 78 के को हेल्थ ग्राउंड्स पर रिहा कर दिया गया, फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। जब वो काठमांडू एयरपोर्ट से निकला तो कैमरास थे, रिपोर्टर्स थे और चार्ल्स वो मुस्कुरा रहा था, उसी तरह जैसे 1975 में बैंकॉक होटल के लॉबी में मुस्कुराता था। वो ही शांत मुस्कान, वो ही कॉन्फिडेंट आंखें, कुछ नहीं बदला था। और यहां हमें एक बड़ा सवाल पूछना होगा, चार्ल्स सोबराज ने इतने सारे क्राइम्स किए, इतने देशों में, इतने सालों तक, तो वो पकड़ा क्यों नहीं गया जल्दी? पहली बात, 1970s में इंटरनेशनल पुलिस कोऑर्डिनेशन बहुत वीक था। अलग अलग देशों की पुलिस आपस में कम्युनिकेट नहीं करती थी। एक कंट्री में क्राइम होता था, दूसरे देश को पता ही नहीं चलता था। दूसरी बात, विक्टिम्स मोस्टली फॉरेन टूरिस्ट थे, जिनका कोई लोकल कनेक्शन नहीं था, जिनकी मिसिंग रिपोर्ट्स कहीं फाइल नहीं होती थीं या होती भी थीं तो रॉन्ग कंट्री में। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्ल्स की पर्सनैलिटी। वो एक ऐसा आदमी था जिसे देखकर सीरियल किलर फील नहीं होता था। वो एजुकेटेड था, पोलाइट था, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलता था, अथॉरिटी फिगर्स के सामने कॉन्फिडेंट रहता था। पुलिस उसे शक की नजर से नहीं देखती थी और इसीलिए एक्सपर्ट्स ने उसे एक टर्म दिया है, साइकोपैथ विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोशल इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी की दुनिया में ऐसे लोगों को स्टडी किया जाता है क्योंकि ये रेयर हैं लेकिन एक्सट्रीमली डेंजरस हैं। इनमें एम्पैथी नहीं होती, ये दूसरों को इंसान नहीं बल्कि टूल्स की तरह देखते हैं। इनका ईगो इतना बड़ा होता है कि ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो दुनिया के रूल्स से ऊपर हैं। लेकिन यहां एक और लेयर है जो और भी डार्क है। चार्ल्स सोबराज के कई विक्टिम्स उससे जेन्युइनली अटैच थे। उन्होंने उसे फ्रेंड माना, कुछ ने उसे आइडल माना, कुछ तो उसके डिफेंड में बोलते थे जब तक उन्हें सच्चाई नहीं पता चली। ये बताता है कि मैनिपुलेशन कितना पावरफुल हो सकता है, कि ट्रस्ट एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है और कि नाइस लगने वाला ऑलवेज सेफ नहीं होता। द सर्पेंट, नेटफ्लिक्स की वो सीरीज जो 2021 में आई, उसने दुनिया को फिर से याद दिलाया कि ये एक रियल स्टोरी है। एक्टर ताहर रहीम ने चार्ल्स को ऐसे पोर्ट्रे किया जो देखते देखते आपको अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि वो डेंजरस नहीं दिखता, वो अट्रैक्टिव दिखता है। और यही सबसे बड़ा डर है। हरमन क्निपेनबर्ग, जिसने पहली बार इस केस को सीरियसली लिया, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, द मोस्ट डेंजरस पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट द वंस हु लुक डेंजरस, दे आर द वंस हु लुक ट्रस्टवर्दी। ये लाइन याद रखिए। और अब हम उन विक्टिम्स की बात करें जो इस पूरी स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। टेरेसा नोल्टन, 21 साल, वो पीस ढूंढने आई थी। जेनी बॉलिवर, वो एडवेंचर ढूंढने आई थी।
लॉरेंट करियर, वो दुनिया देखना चाहता था। और ना जाने कितने और जिनके नाम फाइल्स में हैं, जिनके नाम फैमिलीज की यादों में हैं, जो कभी घर नहीं लौटे, जिनकी स्टोरीज अधूरी रहीं। ये नंबर्स नहीं थे, ये इंसान थे, इनके सपने थे, इनके घर वाले थे, इनके प्लान्स थे। और एक आदमी की वैनिटी, एक आदमी के ईगो ने उन सारे सपनों को खत्म कर दिया। चार्ल्स शोभराज आज फ्रांस में है, 80 साल के करीब, अपनी जिंदगी जी रहा है। कुछ लोग अभी भी उसके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं, कुछ लोग उसकी स्टोरी को ग्लैमराइज करते हैं। और ये शायद सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई है। हम ईविल को अट्रैक्टिव क्यों पाते हैं? क्यों सीरियल किलर्स की डॉक्यूमेंट्रीज इतनी पॉपुलर हैं? क्यों करिज्मेटिक विलन हमें फैसिनेट करता है? शायद इसलिए कि हम ये समझना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि एक इंसान कैसे इतना हॉलो हो जाता है, कैसे कोई इंसान दूसरे इंसानों को इस तरह देख सकता है। और शायद इस समझने की कोशिश में हम खुद को सेफ भी रखना चाहते हैं। तो अगर इस पूरी कहानी से एक लेसन है तो वो ये है, ईविल हमेशा डरावना नहीं दिखता, डेंजर हमेशा वार्निंग देकर नहीं आता, और जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करवाए उसे थोड़ा सा सवाल करना वीकनेस नहीं है, विजडम है। चार्ल्स शोभराज के विक्टिम्स इसलिए नहीं फंसे क्योंकि वो नाइव थे, वो फंसे क्योंकि वो ह्यूमन थे, और हम सब ह्यूमन हैं। एक आखिरी बात, टेरेसा नोल्टन की डायरी में एक आखिरी एंट्री थी। उसने लिखा था, आई थिंक आई फाउंड समवन हु ट्रूली अंडरस्टैंड्स मी। वो किसी और के बारे में लिख रही थी शायद, लेकिन अगर वो चार्ल्स के बारे में लिख रही थी तो ये लाइन पढ़कर रूह कांप जाती है। क्योंकि चार्ल्स शोभराज ने कभी किसी को नहीं समझा, उसने बस उनकी जरूरत को, उनके डर को, उनकी लोनलीनेस को एक वेपन की तरह यूज किया। और आज जब वो फ्रांस की किसी सड़क पर चलता होगा तो शायद कोई उसे पहचानता भी नहीं। एक बूढ़ा आदमी, शांत चेहरा, फेमिलियर मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितनी अधूरी कहानियां हैं, कितने रुके हुए सपने हैं, कितने घर हैं जो आज भी इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल आपके साथ रहेगा। रात को जब आप सोने जाएं और अंधेरे में कोई कंफर्टेबल लगे, बहुत कंफर्टेबल, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या हम हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट सुनते हैं या हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी और क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।